दोस्तों, गुड इवनिंग, प्रणाम, आदाब। वंस अगेन मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आई होप आपने हमारी पिछली कहानी को काफ़ी एंजॉय किया होगा और आज हम उसी कहानी का दूसरा हिस्सा लेके आपके सामने मौजूद हुए हैं। जी हाँ, हम डिस्कस कर रहे थे इंडियाज़ बिगेस्ट माफिया पठान सिंडिकेट के बारे में। हम लोगों ने पिछली मरतबा डिस्कस किया था कि हाउ इसके रूट्स 1930 से हैं। सो जब 1930 से होते हुए पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के अंदर जब करीम ख़ान और उसके भाई रहीम ख़ान ने, जिसको बाद में करीम लाला और रहीम लाला के नाम से ये लोग जाने जाने लगे, तब इन लोगों ने अपनी जड़ें बॉम्बे में बहुत मजबूत कर ली थी और तब 60s 70s में पठान्स की तूती बोल रही थी इस शहर के अंदर। और उस वक्त उनके सामने एक कमसिन सा टीनेजर सा दुबला पतला सा लड़का एज ए चैलेंजर उनके सामने आ जाता है। जी हाँ, इट वॉज दाऊद इब्राहिम हु चैलेंज्ड द माइट ऑफ पठान्स इन मुंबई। क्यों? देखिए, दाऊद को शौक़ था बड़ा बनने का और उसके पास ऐसे कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी। उसने ये सोच के नहीं आया था कि मैं ये मास्टर प्लान लाया हूँ और इस मास्टर प्लान को मैं अनरावल करूँगा अपने आप को बड़ा करने के लिए। दाऊद ने ये तमाम चीज़ों को प्लान के साथ नहीं किया था। कोई मास्टर प्लान नहीं था उसका। उसकी ज़िंदगी हालात, उसकी ज़िंदगी हादसात और वारदातें एक के बाद होती रहीं जिसने दाऊद को बड़ा कर दिया। आई डोंट कॉल इट दैट ही बिकेम एन एक्सीडेंटल डॉन, लेकिन अभी हम लोग जब इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे आपके सामने बहुत सी बातें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। दाऊद जो है, उसका एक दोस्त है इकबाल नातिक। हमने पिछले बार डिस्कस किया था किस तरह से उसने इंस्पेक्टर रणवीर लिखा को सजेस्ट किया कि शोले के ठाकुर बलदेव सिंह की तरह आपको जय और वीरू में दे रहा हूँ, यानी मैं आपको दाऊद और साबिर कासकर दे रहा हूँ। इट वॉज अ वेरी प्रीपॉस्टरस आइडिया। आज हम लोग सिर्फ बैठ के उसके ऊपर हंस सकते हैं, लेकिन आखिर में ऐसे ही हुआ। यानी जब रणवीर लिखा ने इन दोनों को बैठ के इन दोनों से बातें की, तब उसने भी सोचा नहीं था कि मैं एक हिस्ट्री को रीराइट करने वाला हूँ। यानी आप सोचिए, अपने ज़माने में इतने पावरफुल पठान्स जो पूरी मुंबई में फैले हुए हैं, पूरी मुंबई में उनकी हिंसा की वारदातें जो हैं वो लोगों को हिलाए हुए हैं, और इस पठान की इतनी ज़्यादा पावरफुल हेजेमोनी के अंदर इस लड़के ने आकर के मामले को एकदम चेंज कर दिया। अब हुआ ये कि इकबाल नातिक जो है वो एक जर्नलिस्ट था। इकबाल नातिक का अपना अखबार था राजदार, और वो राजदार में खबरें छापा करता था। अच्छा, आपको पता है कि क्राइम जर्नलिस्ट के लिए अगर उनको जो है उनके सूत्रों के ज़रिए जो खबर मिले, जो उनका बहुत ही मोतबर सूत्र हो, रिलायबल उनका सोर्स हो, उसके कहने से वो लोग जो है कहानियाँ लिख देते हैं। इकबाल नातिक के जो सोर्सेज थे वो उसकी डोंगरी के दुकान वाले थे, चाय वाले, पान वाले, होटल वाले, या वो जो लड़के नुक्कड़ पे बैठते हैं या जिन्होंने ऐसे कुछ सुन लिया है। तो उस ज़माने में एक प्रॉपर वेल डेवलप्ड खबरी नेटवर्क नहीं था, लेकिन सोर्सेज जो हैं वो ऐसे ही थे, और इकबाल नातिक जो है वो इन सोर्सेज से बात करके कहानियाँ लिख देता था। आपको पता है उस ज़माने में दाऊद जो है वो इकबाल नातिक का प्राइम सोर्स था, है ना। कमाल की बात है। देखिए, आजकल ये जो फिल्म आ गई है डिस्पैच, जिसमें मनोज बाजपेयी जो हैं वो क्राइम जर्नलिस्ट का रोल कर रहे हैं, तो सब लोग जो क्राइम जर्नलिस्ट के बारे में बात करने लगे हैं और सोचने लगे क्या होता है। जी हाँ, क्राइम जर्नलिस्ट को अपने सोर्स पे डिपेंड करता है। आप उस फिल्म में देखेंगे किस तरह से वो लोग जो है सोर्सेज की तलाश करके किस तरह से जो है आदमी रिपोर्टिंग करता है। सारे क्राइम जर्नलिस्ट ऐसे ही करते हैं। द ओनली थिंग इज कि दे हैव टू लुक कि क्या सच है, क्या फैक्ट है और क्या फिक्शन है, क्या प्लांट है और क्या रियल है। तो बस आपको बता दें कि दाऊद ने इकबाल नातिक का सोर्स जो है सोर्स बन के नहीं बना, उसका दोस्त था। एक्चुअली वो चाहता था कि इकबाल नातिक लाइफ में बड़ा बने। वो इकबाल दाऊद का मेंटोर था। दाऊद यू नो वेरी वेल कि उसके बाप ने अपनी सख्ती की वजह से, उस पर बहुत स्ट्रिक्ट होने की वजह से दाऊद के ऊपर एक जो एक मेंटोर, एक जो शख्स होता है जो उससे बात करता रहता है, उसको गुरु जो उसको गाइड करता रहता है, दाऊद को वो चीज़ नहीं मिली थी जो उसको इकबाल में दिखने लगी थी।
इकबाल उसको मशवरे देता था, इकबाल उसको समझाता था और दाऊद को उससे बहुत मोहब्बत हो गई थी। वेल, ये शायद दोस्ती और शायद ये अखबार और शायद ये कहानी चलती रहती, लेकिन इसने एक बहुत ही हिंसक रूप ले लिया अचानक एक दिन। हुआ ये कि डोंगरी में एक चावला गेस्ट हाउस करके एक जगह है, जहाँ पे अयूब लाला और सईद बाटला ये लोग जो हैं अपना सामान रखा करते थे। मतलब उनका ड्रग्स, उनका स्मगलिंग का सामान, उनके ऐसे ही अवैध सामान जो है उस गेस्ट हाउस में पाक रहते थे, जिसको लोग वहाँ से यूज़ करते थे और फिर जाके बॉम्बे उसको बेच देते थे। इनका अपना एक अलग जो है वो रैकेट चल रहा था। इस चावला गेस्ट हाउस में एक नया शादीशुदा जोड़ा आके रुकता है रात में, और फिर उसके क्या होता है, उसके होता ये है कि ये सईद और ये अयूब दोनों मिल करके उस लड़की का रेप करते हैं और उसके शौहर का वो लोग जो है कत्ल कर देते हैं। ये वारदात लोगों को नहीं पता चलती, लेकिन इकबाल नातिक को ये खबर मिल जाती है। इकबाल नातिक इस खबर को अपनी अखबार राजदार में छाप देता है। बॉम्बे के अंदर एकदम सी हलचल मच गई कि एक गेस्ट हाउस में एक नए शादीशुदा जोड़े के साथ इस किस्म की वारदात पेश हुई है। अयूब लाला और सईद बाटला दोनों जो है वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं। ये इकबाल नातिक ने लिख तो दिया, लेकिन देखिए मैंने हमेशा कहा कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बहादुरी एंड रेकलेसनेस। इकबाल ने रेकलेस होकर लिख दिया, उसको लगा कि शायद उसको हिम्मत से चीज़ लिख देना चाहिए जो उसने लिख दी। अब उसके बाद ये हुआ कि पठान जो है उनको बहुत गुस्सा आ गया, बिकॉज अब तक किसी भी अखबार में उनका नाम इस तरह से ओपनली हेडलाइंस में नहीं आया था। क्योंकि उसके लिखने के बाद फिर दूसरे जो है लोकल मॉर्निंगर्स ने उसको पिकअप कर लिया और फिर सब जगह लिखे जाने लगा, और इस तरह से पुलिस जो है वो अयूब को और सईद को तलाशने लगी। फिर पुलिस ने आखिर इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और ये दोनों गिरफ्तार हुए और कुछ महीनों के बाद लोग बेल पे निकल के आ गए। अब इनके लिए इनके निशाने पर था इकबाल नातिक। देखिए मसला ये होता है कि अगर इन लोगों ने सोच समझ के कदम उठाया होता तो शायद बॉम्बे की वह दशा नहीं होती या मुंबई की दशा वैसी नहीं होती जैसे कि उस वक्त होगी। खैर उस वक्त तो बॉम्बे ही था, इसलिए आई थिंक उसका नाम बॉम्बे कहना ज़्यादा मुनासिब होगा। इन लोगों ने सबसे पहले आके इकबाल नातिक को एक बार देर रात में उठा लिया और उसके बाद में जो है उन्होंने इकबाल नातिक को जो है वो कहा कि भाई ने बुलाया है। भाई यानी अमीरज़ादा। इकबाल ने पहले तो बहुत गुस्से मना कर दिया कि मैं जो हूँ तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहूँगा, और क्यों इतनी रात को, 3 बजे रात को क्यों लेने आए हो। लेकिन उन लोगों ने कहा कि भाई बहुत नाराज़ है, अगर तुम अभी चलोगे तो शायद मामला हल हो जाएगा, बाद में शायद मामला बिगड़ जाए। इकबाल उनकी थोड़ी सी धमकी और थोड़े से ज़ोर में उनके साथ चल पड़ा। अगस्त 17, 1977 ये वो दिन था जिसने मुंबई के इतिहास को लाल रंग से रंग दिया। इन लोगों ने इकबाल नातिक की गाड़ी में बैठते उसको मारना, पीटना, गाली गलौज करना शुरू कर दी। इकबाल नातिक दुबला पतला सा आदमी था। इकबाल नातिक कोई गुंडा नहीं था या कोई स्ट्रीट रफियन नहीं था या उसको कोई इस तरह से मजबूत आदमी नहीं था जो लड़ ले। 3-3, 4-4 लोग जब उसको गाड़ी पीटते चले गए तो लोग सीधा उसको कादर बिल्डिंग ग्रांट रोड पे ले गए, जो लोगों का अड्डा था, अमीरज़ादा का, आलमज़ेब का, अयूब लाला का। पहले उसको उन्होंने बहुत पीटा और पीट उसको अधमरा कर दिया। बाद में उसकी नसें काट के उन लोगों ने उसको उस अधमरा हालत में जाके माहिम की खाड़ी में पटक दिया। इकबाल नातिक देख रहा था कि उसके जिस्म से जो है वो आहिस्ते आहिस्ते जान निकल रही है और शायद वो मौत उसके बहुत करीब है, लेकिन वो चाहता था किसी को बताए कि कौन उसको मारना चाहता है, किसने उसको मारा है। इस तरह वो रेंगते रेंगते किसी तरह से बहुत ही दर्द भरे अंदाज में वो रोड पे आ गया और पुलिस ने उसको किसी तरह से अस्पताल पहुंचा दिया। अस्पताल में रणवीर लीखा और दाऊद ने दोनों ने उससे बात की और इकबाल ने मरते मरते दाऊद को अपने हथियारों का नाम बता दिया, अयूब लाला और सईद बाटला। दाऊद के लिए देखिए आपको पता है कि हर किसी जवान के शख्स में, कि जवान शख्स की ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब उसके लिए मौत, किसी अपने की मौत जो है वो एक पहला वाक़या होता है, पहला हादसा होता है। दाऊद की लाइफ में अब तक उसके माता पिता का देहांत नहीं हुआ, उसने किसी बहुत अपने की मौत को इतने करीब से देखा नहीं है। इकबाल उसका बहुत करीबी था।
पहली मर्तबा दाऊद के सामने किसी अपने को उसने इस तरह बुरी हालत में मरते हुए देखा। इतिहासकारों का लिखना है कि ये बॉम्बे का टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद जो है मुंबई के अंदर बहुत ज़्यादा हिंसा हुई, खून रेजी हुई, बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ, बल्कि लोग कह लें कि बॉम्बे की सड़कों पे खून ही खून हुआ। क्यों? अब दाऊद ने जो है अय्यूब लाला और सईद बाटला की तलाश जो है एकदम पागलों से करना शुरू कर दी। मैं आपको इस वाक़े की तरफ से फिर से लेके आता हूँ, लेकिन इस दरमियान में एक बहुत इंटरेस्टिंग वाक़या हो गया। आपको पता है क्या हुआ? आप सब लोगों ने अगर मेरी किताब देखी है दाऊद मेंटोर में मैंने एक शख्स का जिक्र किया है जिसका नाम है खालिद खान पाचा। खालिद इज़ फ्रॉम भोपाल एंड मध्य प्रदेश से जो है खालिद बॉम्बे आए हुए थे। उनको फिल्मों में काम करना था। उन्होंने 1-2 फिल्मों में काम भी किया। जी हाँ, कस्मे वादे अगर आप देखेंगे आपको उसके अंदर एक छोटा सा रोल जो है वो आपको खालिद खान का मिल जाएगा। और भी फिल्में उनकी, मुझे ये अचानक याद आ गया तो मैंने आपसे जिक्र कर दिया कि उनकी जो है वो रणधीर कपूर के साथ फाइट उस फिल्म में है, कस्मे वादे के अंदर। तो वो फिल्म में काम करने आए थे और एक्चुअली आने से पहले वो मध्य प्रदेश की पुलिस में भर्ती होने वाले थे। लेकिन देखिए, जैसे कहते हैं ना कि लाइफ में तकदीर को कुछ और ही मंजूर होता है। बॉम्बे आकर के वो बाशु दादा के साथ जो है उसकी स्मगलिंग के एक्टिविटीज़ में लग गए और फिर जब बाशु दादा को दाऊद ने ख़त्म कर दिया तो खालिद अपने आप एक अलग जगह पे रह रहे थे। फिर दाऊद और अचानक जो है खालिद की मुलाकात हुई और दोनों की दोस्ती हो जाती है। मैंने इस स्टोरी को पहले भी जिक्र किया है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता मैं खाली उनको संक्षेप में बता दूं कि किस तरह से खालिद और दाऊद के बीच में एक बहुत अजीब सा बॉन्ड पहले ही कायम हो चुका था। यानी जब बाशु दादा ने खालिद को बॉम्बे लेके आया था उस वक्त ये लोग जो है बाशु की मर्सिडीज़ में जा रहे थे। यहाँ पे बाशु दादा को कुछ गुंडों ने घेर लिया और तब बाशु के हाथ में ऐसा था कि वो अकेला और खालिद था। इस वक्त में खालिद वॉज अ ट्रेंड पहलवान। एक्चुअली खालिद पहलवानों के ख़ानदान से आया था। खालिद का जो है बाप भी पहलवान था और उसके भाई भी पहलवान थे। ये ऐसा ट्रेंड पहलवान, बॉम्बे के रोड साइड गुंडे उसके लिए कोई मैच नहीं थे। पटक पटक के मारा उसने और 5-6 लोगों को उठा के धूल चटा दी उसने। बाशु दादा वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, बट देयर वॉज वन मोर गाय हु वॉज इम्प्रेस्ड। हु वॉज ही? वो था एक लड़का जो एक कोने में खड़े रह के खालिद के हीरोइज्म को देख रहा था। वो इब्राहिम हवलदार का बेटा दाऊद था। उसने इस बहादुरी को देख करके उसने सोचा कि मैं खालिद से दोस्ती करनी चाहिए और तब उसने अपने बाप से कहा कि मुझे खालिद भाई से मिलना है। और बाद में वो आपको मैंने दास्तान है कि किस तरह से इब्राहिम हवलदार ने जाके दाऊद को खालिद से मिलवा दिया था। अब ये खालिद और दाऊद फिर से रीयूनाइट करते हैं आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ अय्यूब लाला एंड सईद बाटला। इन दोनों के बीच पहले से जो है मधुर संबंध थे, दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। अब ये दोनों दोस्त बन गए। खालिद खुद एक पठान है और वो दाऊद से मोहब्बत करता है दोस्ती की वजह से। उसने दाऊद को इस बात का आश्वासन दिलाया कि मैं तुम्हारे साथ मिल करके हर कदम पे रहूँगा। उसने दाऊद को सिर्फ फाइट्स में ही नहीं ट्रेन किया, उसने दाऊद को दूसरी बहुत सी चीज़ों में ट्रेन किया। ही वॉज सीनियर टू दाऊद वॉज इन हिज 20s। आप सोचिए आज 20 साल के लड़के क्या होते हैं, मतलब आमतौर से गैर जिम्मेदार, और बहुत से 20-21 साल के लड़के तो होश भी नहीं संभालते। दाऊद ने उस वक्त जो है इंतकाम लेने की ठान ली। जी हाँ, मेरी टीम के लड़के मुझे घूर के देख रहे हैं जिसमें 20 साल के लड़के भी हैं। वो सोच रहे हैं कि हम इनके साथ काम कर रहे हैं और ये कह रहे हैं 20 साल लड़के होश भी नहीं संभालते। एनीवे, सो शायद कुछ और मेरे ऑडियंस में भी होंगे जो ऐसा सोच रहे होंगे। सो खालिद एंड दाऊद ने प्लान बनाया, अपना खुद का एक नेटवर्क जो है उन्होंने बनाया और अय्यूब को और सईद बाटला को लोग ट्रैक करने लगे। एक दिन को खबर मिली कि गिरगाम के एक बार में अय्यूब आने वाला है। खालिद और दाऊद जो है वो वहाँ पहुँच गए और फिर इन लोगों ने अय्यूब लाला को पीटना शुरू किया। अय्यूब अपने आप में खुद एक पठान था और वो एक बहुत मजबूत पठान था, लेकिन खालिद, जैसा कि मैंने कहा, ही वॉज अ ट्रेंड रेसलर। अय्यूब लाला वॉज नो मैच फॉर खालिद। दोनों के बीच शुरू में हाथापाई हुई, लेकिन बाद में खालिद ने उसको आसानी से पछाड़ दिया और फिर उसको उसी बार में खूब मारा, खूब पीटा और बाद में अपने चाकू से लेकर के सबसे पहले उसने अय्यूब लाला के पैर से उसके कट्स मारना शुरू किए। जी हाँ, बहुत ही विभिन्न दृश्य था ये
कि उसने पहले अय्यूब को ज़ख्मी किया जगह जगह से और बाद में उसके हाथों की नस काट दी। क्यों? वो लोग चाहते थे कि अय्यूब लाला उस तकलीफ़ को सहे, उस तकलीफ़ से गुज़रे जिस तकलीफ़ से इकबाल नातिक गुज़रा था। वो आहिस्ते आहिस्ते खून बहते बहते अदमरा शख्स अय्यूब बार से आते आते ही दम तोड़ गया। ये था दाऊद की पहली कामयाबी जो उसने इंतकाम लिया। देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि कभी कभी लोगों को नहीं पता चलता कि आगे क्या होने वाला है। ये जब उन्होंने इकबाल नातिक का, जब एक जर्नलिस्ट का मर्डर किया था, उनको नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। अब दाऊद का दूसरा निशाना था सईद बाटला। सईद जो है, उसको सईद को बाटला क्यों कहते थे? बाटला, आपको पता है कि बाटली का करप्टेड फॉर्म है। बॉम्बे में बॉटल को बाटली कहते हैं उर्दू में, और जब ये बाटली बहुत बड़ी हो जाए तो ऐसा उर्दू में कोई शब्द बाटला नहीं है, लेकिन बॉम्बे की आदत है कि वो लोग जो हैं किसी भी चीज़ को अपने हिसाब से इन्वेंट करके बड़ा कर देते हैं। मतलब ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। उन्होंने उसी तरह से क्या किया, उन्होंने बाटला कह दिया कि ये जो बड़ा सा ग्रैंड मेगा बॉटल जो होती है वो बाटला होती है। क्यों? सईद शराबी था, सईद बहुत दारू पीता था और दारू की बोतलों पे बोतलें पी जाता था। ये बोतलें पीने की वजह से उसका पेट बहुत बड़ा सा हो गया था। इसलिए उन्होंने कहा कि ये सईद जो दारू पीता है, बोतलें उतार जाता है, एक्चुअली सईद बाटला है, यानी दारू के इसलिए ड्रम के ड्रम और बैरल्स के बैरल्स ये पी जाता है। ये शराबी सईद जो है, ये डोंगरी के एक बार में लगातार आया करता था, क्योंकि उसको वहाँ सस्ते में मिल जाती थी और वो जो है वहाँ आके दारू अक्सर पिया करता था। अचानक दाऊद के नेटवर्क को मालूम पड़ा कि सईद जो है इस बार में पहुंचा है। जब वो उस बार में पहुंचा तब खालिद और दाऊद उस बार में पहुंच गए और उन लोगों ने सईद पर हमला कर दिया। दाऊद के लोगों ने, बल्कि खालिद पहलवान का कहना है कि उन्होंने सईद के एक एक उंगली को एक एक करके काटा, यानी ऐसा हुआ कि सईद की उंगलियां जो है वो सारी सारी काट दी गई, दसों के दसी, और फिर उन्होंने उसके ऊपर हमला किया, बहुत मारा पीटा। सईद किसी तरह से उस मारपीट में जान बचा के दौड़ा, बार से बाहर निकला। ये लोग भी इसके पीछे दौड़े, लेकिन उस बार से डोंगरी पुलिस स्टेशन करीब था, यानी वो सईद जो पुलिस से भागा करता था, उसको लगा कि उसके लिए ये जगह बहुत अच्छा जो है आश्रय हो सकता है। उसने जाके डोंगरी पुलिस स्टेशन में पनाह ली। उसकी जान तो बच गई, उसकी उंगलियां जो है ख़त्म हो गई, और बाद में जो है पुलिस ने उसको बचा तो लिया, लेकिन उसको फिर बाद में ख़त्म कर दिया गया। यानी ये वो बिगनिंग थी, ये वो शुरुआत थी जहाँ पे दाऊद ने अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मारना शुरू किया। साबिर की हत्या बहुत बाद में हुई 1981 में, लेकिन 1977 ये वो ज़माना है जहाँ इकबाल नातिक की हत्या के बाद में दाऊद ने इंतकाम शुरू किया अपना। अब मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि इन दोनों के बीच में, इन दोनों गैंग्स के बीच में, दाऊद के बीच में और पठान के बीच में इसके बाद बहुत ज़्यादा ठन गई। अब जो पठान हैं उनको लग गया कि दाऊद ने हमारे साम्राज्य पे हमला किया। देखिए, ये पठान जो हैं उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड नोवेल्टी में था, उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड डोंगरी में था, उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑल ओवर साउथ मुंबई में था। लेकिन अब जब दाऊद ने इस तरफ से, यानी पाकमोडिया स्ट्रीट से जब इन लोगों पर हमला करना शुरू किया तो वो बढ़ने लगा। उसके पीछे, यानी एक तरफ उसके साथ पुलिस थी और एक तरफ उसके डोंगरी के वो लड़के थे जो इसके साथ हो गए थे। तो दाऊद जो है उसको लगा था कि वो इनविंसिबल हो गया, अपने आप में बहुत बड़ा हो गया। अब मैं आपसे सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे दाऊद ने सिर्फ अपना बदला ही नहीं लिया, बल्कि दाऊद के सामने अपने वर्चस्व को कायम करने की बात भी आ गई। उसके साथ खालिद पहलवान था जो उसका मेंटोर भी हो चुका था, जो उसका दोस्त भी हो चुका था। उसके साथ पुलिस सिस्टम भी था, यानी एक तरफ सिस्टम और एक तरफ स्ट्रॉन्ग मैन खालिद। मैं खालिद से एक्चुअली दुबई में मुलाकात कर चुका हूँ, एक नहीं कई मुलाकातें, जो मैंने अपनी किताब दाऊद मेंटोर में लिखा है, और किस तरह से खालिद ने मुझे एक्सप्लेन किया कि हाउ ही वाज सो हेल्पफुल टू दाऊद इब्राहिम, और दाऊद की ग्रोथ में किस तरह खालिद का हाथ था। हम इस कहानी को आगे अगर कभी हमें मौका मिला और कभी हम इस पर डिस्कस कर सके कि ये जंग किस तरह से, बाद में मैंने मतलब अपनी कहानियों में बता चुका हूँ कि किस तरह साबिर कासकर की हत्या हुई, और फिर दाऊद ने किस तरह से अमीरज़ादा की हत्या कोर्ट में करवाई, और बाद में आलमज़ेब को उसने जो गुजरात में एनकाउंटर करवाया। ये हम कहानी डिस्कस कर चुके हैं, मैं उसको फिर से उसमें नहीं जाना चाह रहा हूँ। लेकिन इसके बाद बात आगे बहुत बड़ी,
फिर दाऊद ने समद खान की हत्या की, और ये आपको पता है किस तरह करीम लाला खुद जो है दाऊद से नाराज़ हो गया। लेकिन ये कोई और वक्त के लिए, हम सिर्फ आपको बताना चाह रहे थे कि हाउ इंडियाज बिगेस्ट कार्टेल, हाउ इंडियाज बिगेस्ट माफिया सिंडिकेट वर चैलेंज्ड एंड रादर ओवरथ्रोन बाय वन यंग गाय, जिसका कोई ख़ास सपोर्ट नहीं था। जब वो खड़ा हुआ तब उसकी सपोर्ट नहीं थी, बट इन हत्याओं ने, इन वारदात ने, इन चीज़ों ने उसको बड़ा बना दिया। एंड दाऊद तब पठान को डिफीट करके बड़ा बना। हम इस कहानी को फिर डिस्कस करेंगे, तब तक आप आइए, देखते रहिए, कमेंट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, शुभ रात्रि।